हेलो दोस्तों, चलिए हम फिर लेके आ गए हैं आपके बीच मिथिला यूनिवर्सिटी 2020 पैट पेपर 1 का क्वेश्चंस, जो हम क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 से इसमें डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 13 क्या है? वाई वुड बीसीसी बी यूज्ड इन एन ईमेल, यानी कि ईमेल में बीसीसी का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, इसमें एक कंसेप्ट है कि बीसीसी क्यों किया जाता है। ब्लाइंड होता है, बी मतलब ब्लाइंड, यानी कि जो हम जब किसी को मेल करते हैं तो क्या होता है, टू वाले को करते हैं, सीसी करते हैं। लेकिन जो बीसीसी का मेल होता है वो टू वाले और सीसी वाले व्यू नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ मेल बीसीसी वाले ही देख सकते हैं। यानी कि टू वाले और सीसी वाले उस मेल को, उससे मेल छिप जाता है, यानी कि वो सब लोग मेल को नहीं ट्रेस कर पाएंगे। ऐसा इसमें रूल्स होता है। ये क्वेश्चन भी आपका आईसीटी का ही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा बीसीसी अलाउ द सेंडर ऑफ ए मैसेज टू chronicle द रेसिपिएंट इंटर इन द बीसीसी फील्ड फ्रॉम द अदर रेसिपिएंट। दैट मीन्स कि बीसीसी संदेश भेजने वालों बीसीसी में दर्ज किए गए प्राप्तकर्ता को छिपाने की अनुमति देता है अन्य प्राप्तकर्ता के क्षेत्र में। यानी कि मैंने पहले ही बोल दिया, जो आपका टू वाले हैं, टू वाले मैसेज हैं, सीसी वाले मैसेज हैं, ये लोग अपना अपना देखते हैं, बट बीसीसी वाले मैसेज सिर्फ बीसीसी वाले ही देख सकते हैं, ये लोग इसको व्यू नहीं कर सकते हैं। यानी कि ब्लाइंड होता है। क्या होता है? ब्लाइंड मैसेज होता है। यहाँ बीसीसी अलाउ द रिसीव होगा नहीं, ये होगा ही नहीं। बीसीसी अलाउ द सेंडर, नहीं भाई, बीसीसी सेंडर क्यों करता है। बीसीसी अलाउ द रिसिपिएंट टू द विजिबल, कोई विजिबल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका 3 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है आपका? 14 क्वेश्चन नंबर एसर्शन। क्या है? एसर्शन और रीजन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले आप पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो होता है टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। यानी कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो होता है वो लर्निंग को एक्सेलरेट करता है, लर्निंग को आगे बढ़ाता है। रीजंस क्या है? एज एंगेस्ट समेटिव इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज हाईली रिलेबल। देखिए, समेटिव क्या होता है? समेटिव जो होता है, जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो जो स्टार्टिंग पढ़ाई होता है, दैट मीन्स कि जैसे एक बार हम सिलेबस पढ़ाए, कंप्लीट कर लिए, तो उसका हम एक बार टेस्ट लेंगे, वो समेटिव होता है। यदि हम जैसे कि पढ़ाते गए, पढ़ाई के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करते गए, वो फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव मतलब हाईली रिलेबल होता है। समेटिव हम महीना 3 महीना में एक बार लेते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव हम डेली लाइफ में भी इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोनों कथन क्या है? सही है, बट इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। both A and R are true, both A and R are true, but R is not correct explanation of A। अगर दोनों सही होता, अगर दोनों सही होता और एक्सप्लेनेशन भी रहता तो ए ऑप्शन होता। यदि इसमें एक सही होता, ए सही होता, आर गलत होता तो सी ऑप्शन होता। यानी कि इसमें अगर ए गलत होता और आर सही होता तो आपका डी ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ क्या है भाई, दोनों ऑप्शन सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या है? द प्रोपोजिशन सम ट्रीज आर ग्रीन, यानी कि कुछ ट्री ग्रीन है, कुछ वृक्ष ग्रीन है, इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन यानी कि कुछ पेड़ हरे हैं। क्या है? कुछ पेड़ हरे हैं निम्नलिखित में से कथन के समान, किसके समान है? कुछ पेड़ हरे हैं। तो इसका जो है, देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? सम ग्रीन थिंग्स आर ट्रीज। हो सकता है कुछ ट्री ग्रीन हो, कुछ ट्री ग्रीन हो। उसके बाद ट्रीज आर यूजुअली ग्रीन, ट्री आर यूजुअली ग्रीन।
सम ग्रीन थिंग्स आर नॉट ग्रीन, सम ग्रीन थिंग्स आर नॉट ग्रीन, ऐसा नहीं होता। बट इसका उसके अनुसार आपका बी और डी सही हो जाएगा। सम ग्रीन थिंग्स आर ट्रीज और ट्रीज आर यूजुअली। अगर बी और सी मानेंगे तो ये ऑप्शन होगा। आप अगर आपको कहीं इसमें कंफ्यूजन होगा या आपके अनुसार कुछ होगा तो बताइएगा, बट इसका जो आंसर होगा बी और डी होगा राइट आंसर। अगर आपके मन में कुछ और आंसर लगे तो बताइएगा, उसको भी हम क्लैरिफाई कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 क्या है? which of the following is the key, which of the following is key behavior contributing to effective teaching, यानी इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर क्या है? ये आपका क्वेश्चन हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड से। कहां से हो गया? टीचिंग एप्टीट्यूड से। कि की बिहेवियर क्या है इफेक्टिव टीचिंग का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में योगदान देने वाला प्रमुख व्यवहार है? तो समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय द स्टूडेंट। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम सब सीधा बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समराइज करके बता दें लास्ट चलो यही क्वेश्चन आएगा कर लो। ये कभी भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम बच्चे को सही से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक वो इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आता है। इनकरेज नंबर 2 क्या ऑप्शन कर रहा है कि इनकरेजिंग स्टूडेंट टू इलाबोरेट ऑन आंसर। अगर हम बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा दें, चलो चैप्टर नहीं पढ़ाए, चलो चैप्टर निकालो क्वेश्चन कर लो, तो ये भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन करवा देंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ये इफेक्टिव टीचिंग में काउंट नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अगर बच्चों को सिर्फ हम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, चलो आज पहले बोलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाने दे देंगे एग्जाम ले लेंगे, ये भी आपका इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आएगा। हाँ, नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर हम एक्सप्लेन करते हैं इन लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, जैसे मैथ पढ़ाएं या बायोलॉजी पढ़ाएं, जैसे बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जेनेटिक्स चैप्टर है, तो जब तक हम बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हर एक स्टेप टू स्टेप जब बताएंगे तो उसको कंसेप्ट क्लियर होगा। लाइसोसोम के बारे में किसी पॉइंट के बारे में बताते हैं तो एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप। अगर हिस्ट्री में बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन 1917 में शुरू हुआ, चंपारण से शुरू हुआ, तो एक रटना होता है, एक कहानी की तरह समझा देना होता है, बच्चे में कंसेप्ट भर देना होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर हम बता देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome, यानी कि जो हम स्टडी करते हैं तो कॉग्निटिव लर्निंग किसके लिए होता है? ये होता है एडल्ट लर्नर के लिए, जो लर्नर खुद से पढ़ सकता है। मेमोरी लेवल देखिए 3 टाइप तरह टीचिंग होता है। मैं थोड़ा सा टीचिंग का कंसेप्ट दे देता हूँ आपको जो एग्जाम में काम आएगा। टीचिंग 3 तरह का होता है। पहला होता है मेमोरी लेवल टीचिंग, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, सिर्फ रटवा दो, बच्चों रटवा दो, जैसे टेबल पढ़वाना है रटवा दो, ये आपका होता है मेमोरी लेवल टीचिंग। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, यानी कि जब बच्चा 10+2 में जाता है तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को समझ के करो। तीसरा होता है आपका हायर एजुकेशन, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग, ये किसके लिए होता है? एडल्ट लर्नर के लिए होता है, जो रिसर्च करता है, जो पीजी कर रहा है, वो खुद से उस चीज को करके देखता है कि हमको टीचर बहुत सारे ना टीचर से गाइड करते हैं कि हाँ ऐसे कर लो, वो होता है आपका एडल्ट लेवल लर्निंग। एडल्ट यानी कि क्या है? अब मैं तीनों ऑप्शन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड देयर सीक्वेंस, ये नहीं होगा। फैक्ट सिर्फ किसके लिए होता है? मैंने पहले बताया कि रटवाना है, तो ये आपका लर्निंग होता है किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए होता है। लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंस, ये क्या है? मतलब कि खुद से तो करना नहीं है, उसको करवा के दिखाना है, इसमें टीचर सहयोग करते हैं। लर्निंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ वैल्यूइंग, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को पढ़ाई के प्रति जागरूक कर देंगे तो कॉग्निटिव लर्निंग हो जाएगा, नहीं। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन, जो लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन ये आपका हो जाएगा थर्ड, यानी कि
17 का थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है? ऑन ए मैप 1 इंच रिप्रेजेंट्स 250 miles. What is the actual distance between two cities if the 4 1/2 inches part of the map? तो आई 250 है, क्यू 1/2 कर लीजिएगा, 250 यानी कि आपका ऑप्शन इसमें टोटल 1125 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1125 ऑप्शन संख्या बी, बी राइट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्या है? द फील्ड ऑफ स्टडी which uses the role playing, simulation and self evaluation strategy for adult learner। जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनके लिए कौन सा जो रोल प्लेइंग होता है, खुद से करना, सिमुलेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब खुद से करके उस चीज को अपनाना, ये क्या होता है? इसमें आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा एंड्रोगोगी। क्या हो जाएगा? एंड्रोगोगी जो होता है ये प्रौढ़ शिक्षा जिसको बोलते हैं वही इस पद्धति में आता है। प्रौढ़ शिक्षा यहाँ लिखा है लेकिन प्रौढ़ शिक्षा होता है, ठीक है, एंड्रोगोगी के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन संख्या आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। लीडर ऑफ द अपोजिशन इज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी विच सेलेक्ट, यानी कि विपक्ष का जो समिति होता है किसको चयन, कौन सदस्य को, एक सदस्य को चयन करती है। तो किसको चयन करती है? इसमें द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसका भी चयन करती है, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसका भी चयन करती है, उसमें मतलब चयन करने में सहयोग करती है। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसमें भी उसका योगदान होता है। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन इसमें भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका हो जाएगा। यानी कि क्या हिंदी में क्या है? केंद्रीय सूचना आयुक्त का इसमें भी विपक्ष का योगदान होता है चयन करने में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का इसमें भी होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का भी होता है। जो मानव अधिकार आयोग होता है इसमें एक्चुअली जो बहाल होते हैं रिटायर्ड जज होते हैं। चौथा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष में भी इनका योगदान होता है। तो ओवरऑल आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 क्या है? which of the following types of natural disasters has no definite beginning and end, यानी कि ऐसा डिजास्टर का नाम बताइए ना जिसका तो शुरू है ना ही अंत है, ना ही प्रारंभ है ना ही अंत होता है, कभी भी आ जाता है। ये क्या होता है आपका? ये होता है अर्थक्वेक। क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। लैंडस्लाइड पता चल जाता है, हरिकेन पता चल जाता है, ड्राउट, देखिए ड्राउट भी होगा। ड्राउट सूखा क्या होता है? कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, इसका कोई आदि ना अंत, ना प्रारंभ ना अंत होता है। लेकिन यदि हम प्रायोरिटी आंसर को देंगे तो अर्थक्वेक आंसर आपका राइट होगा। ड्राउट भी सही है बट प्रायोरिटी से आपका आंसर अर्थक्वेक होगा, यानी कि भूकंप आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। 22 क्या है? इन which of the following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater, यानी कि निम्नलिखित में से क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। जो हम पोटेंशियल क्रिएटिव न्यूट्रेटिंग खुद से करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के से रिलेटेड कौन सा होगा? तो इसमें हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। देखिए जब हम रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, जब वहां पे हमको बोलना होता है तो क्या होता है वहां पर जो मेरे जो अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो मेरे अंदर विचार है, उस विचार को व्यक्त करने का मौका मिलता है। तो मेरे अंदर का जो विचार होता है वहां पे निकलता है। यही कह रहा है आपका क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर पोटेंशियल फॉर न्यूट्रेटिंग क्रिएटिव, आप जो क्रिएट करते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 23. In which of the following reporting
फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। डॉक्टरल लेवल थीसिस, इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर लेवल थीसिस। जब हम फॉर्मली रिपोर्टिंग करते हैं तो किस थीसिस में आप एक प्रतिवेदन के रूप में रिपोर्टिंग करते हो, तो यह डॉक्टर लेवल थीसिस राइट ऑप्शन इसी में करते हैं। कॉन्फ्रेंस इसमें नहीं होता है, वर्कशीप में नहीं होता है, सिंपोजियम में नहीं होता, आपका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अजय इज ए फ्रेंड ऑफ राकेश, अजय राकेश का फ्रेंड है। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, अजय आस्क्ड राकेश हु इज ही, राकेश सेड his son is my son's uncle, the old man is related to राकेश। यानी कि अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी को इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है, तो राकेश ने कहा उसका बेटा, मेरे बेटे का चाचा है, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच निम्नलिखित में क्या रिश्ता है, दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तो ये रिश्ता आपका ग्रैंड फादर का हो जाएगा। दोनों के बीच जो रिश्ता होगा ग्रैंड फादर का हो जाएगा, यानी कि बाबा का रिश्ता हो जाएगा। यही निशान निकलेगा, कर भी लीजिएगा तो आंसर 24 का यही होना चाहिए, आपका आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस, यानी कि वेब पेज जब हम लिखते हैं उसका एड्रेस क्या होता है। डोमेन नहीं होगा, डायरेक्टरी नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपका आईसीटी का है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछेगा। आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यहाँ तक हो गया। फाइनली हम 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 25 डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।